आपको स्क्रीन पे बुक विजिबल हो रही है? कोई भी एक पर्सन बोल दीजिए, बुक विजिबल है स्क्रीन पे? यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है। चलो भाई, क्या हुआ? टी.आर. जैन, वी.के. ओरी वाली जो बुक है वो रेफरेंस बुक ये है, और इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप में से कोई भी ऐसा हो जिसके पास ये बुक ना हो और अगर उसको चाहिए हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं सेंड कर दूंगा, है ना। कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है, मार्केट से तो परचेस करेंगे तो आराम से। क्यों शिल्पा, कितनी की आती है मार्केट में? सर 300 to 400 के बीच में ही है प्राइस तो। हाँ, तो मेरी तरफ से फ्री है आप लोगों के लिए, अगर नहीं खरीदी तो खरीद लिए जब तो बात ख़त्म हुई। चलिए, तो सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग आप लोगों को समझना है। वर्ड मैक्रो जो है, मैक्रो word is an English word which have derived its origin from the Greek word macros. The word macros which means large, ना आपकी स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है मैं उसी को रीड कर रहा हूँ, तो आई होप आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, है ना। तो ये वर्ड macro have been derived from the Greek word which means macros and macros which mean large. तो जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, that means we always talk about the study at a large scale, the study at a large level. कभी भी हम किसी इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड होता है, और जब हम एग्रीगेट्स को स्टडी करते हैं, जब हम बल्क को स्टडी करते हैं, जब हम लार्ज एरिया को स्टडी करते हैं, तो वो सब मैक्रो में इंक्लूड हो जाता है। फिर यहाँ पे रेड में आपको एक डेफिनेशन दे रखी है, देखिए स्क्रीन पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच, क्योंकि ब्रांचेस अलग अलग होती हैं, देखिए एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है। सो अलग अलग ब्रांचेस होती हैं इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which studies economic issues or economic problems at the level of an economy as a whole. तो इकोनॉमी एज अ होल की जहाँ पे बात होती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है। जब हम किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, और जब हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, पूरी कंट्री की बात करते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो पूरे कंट्री को लेना हमेशा ज़रूरी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर मैं एक पर्टिकुलर सिटी को स्टडी कर रहा हूँ और उस सिटी के साथ साथ मैं उस वो सिटी जिस स्टेट में है उस स्टेट को भी अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो वो सिटी तो आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल में, और वो जो स्टेट है वो हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल में। फॉर एग्जांपल एक सिटी ले लेते हैं हम, अजमेर। राजस्थान में एक सिटी है अजमेर। जब हम अजमेर को भी स्टडी करते हैं और हम राजस्थान को भी स्टडी कर रहे हैं, तो अजमेर को हम माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं और राजस्थान को हम मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली राजस्थान इज़ अ
ग्रेटर एरिया ऑफ इन विच अजमेर इज अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, वहीं पे जब हम राजस्थान को स्टडी कर रहे हैं, राजस्थान के साथ में इंडिया को भी स्टडी कर रहे हैं, तो अब राजस्थान आपका माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल हो जाएगा और इंडिया आपका मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल हो जाएगा, बिकॉज राजस्थान इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे मेन हमें ध्यान ये देना, रट नहीं लेना है इसको कि बस कंट्री होता है तभी मैक्रो होता है। कंट्री हम इसलिए ले रहे हैं बिकॉज हम स्टडी किस चीज़ के करेंगे, हम इकोनॉमिक्स में एक इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमी। इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन में ले लिया है दैट वेन एवर वी स्टडी द इकोनॉमिक इशूज, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, दैट रिप्रेजेंट्स एज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं राइज इन प्राइस, सो राइज इन प्राइस इज अ माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। आई रिपीट, प्राइस राइज or increase in prices is a microeconomic variable. But if I say inflation, then inflation will become the macroeconomic variable. तो आप कहेंगे सर इन्फ्लेशन और इंक्रीज इन प्राइस तो एक ही बात होती है? नहीं, इंक्रीज इन प्राइस is always studied at a level of an individual at a small area, लेकिन इन्फ्लेशन का मीनिंग होता है जनरल प्राइस राइज इन द होल इकोनॉमी। अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एक स्टेट में प्राइसेस में इंक्रीज हुआ है, तो हम उसको मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल नहीं कहेंगे, उसे हम इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया में प्राइसेस में राइज हुआ है। लेकिन अगर पूरी कंट्री में प्राइसेस में इंक्रीज हो जाता है, तब हम उसे इन्फ्लेशन बोलेंगे। तो डिफरेंस समझ में आया आपको राइज इन प्राइस एंड इन्फ्लेशन में? दैट द जनरल इन्फ्लेशन मीन्स जनरल प्राइस राइज इन ऑल द प्रोडक्ट्स इन होल इकोनॉमी। ऑल द प्रोडक्ट्स का भी इंपॉर्टेंट होता है, मीनिंग कि अगर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में इंक्रीज हुआ, फॉर एग्जांपल सिर्फ फार्मास्यूटिकल ले लीजिए। अभी जैसे कोरोना का माहौल चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें आप मान लीजिए सिर्फ जो मेडिकल सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर में अगर मान लीजिए प्राइसेस में इंक्रीज हुआ, तो क्या आप उसको इन्फ्लेशन बोलेंगे? नहीं, क्योंकि ये तो पूरे सिर्फ एक ही सेक्टर की बात हुई ना। लेकिन इकोनॉमी के हर सेक्टर में, whether it is agricultural or manufacturing or construction or food articles or pharmaceutical और द टेक्सटाइल, जब सभी एरियाज में प्राइसेस में इंक्रीज होगा, तब हम उसे इन्फ्लेशन बोलेंगे। सिर्फ पर्टिकुलर एक चीज में प्राइस बढ़ गई, बाजार में 2 रुपए 5 रुपए किलो सब्जी में प्राइसेस में चेंज आ गया किसी एक सब्जी में, तो आप उसको ये नहीं कहते इन्फ्लेशन आ गया। किसी एक सब्जी में चेंज आया है, दैट इज नॉट इन्फ्लेशन, दैट इज अ प्राइस राइज। बट वेयर देयर इज अ जनरल प्राइस राइज इन द होल इकोनॉमी इन ऑल द प्रोडक्ट्स, देन इट इज नोन एज इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहीं भी कोई कंफ्यूजन लगे माइंड में तो आप पूछ लीजिएगा किसी भी स्टेज पे, है ना। यहाँ पे एम.एच. स्पेंसर की डेफिनेशन दे रखी है, रीड कर लेना आप लोग, उसमें से ऐसा कुछ ज़्यादा डायरेक्ट ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं आती है। ये हाउ मैक्रो इकोनॉमिक डिफर्स फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये मैंने ऑलरेडी अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना। इसको रब कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 पॉइंट्स वी हैव टू डिस्कस एंड दैट विल बी टोटल टॉपिक ऑफ आवर स्टडी ऑफ फॉर टुडे। तो सबसे पहले हम जो ब्लू में लिखा हुआ आपको दिख रहा है, वो तो है बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन। आप इसको चाहो तो टेबुलर फॉर्म में भी बना सकते हो। बेस ऑफ डिस्टिंक्शन का आप मीनिंग समझते हैं? जैसे फर्स्ट कॉलम बना दिया वो बेस ऑफ डिस्टिंक्शन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड कॉलम आप बना दोगे वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए हो जाएगा, थर्ड कॉलम बनाएंगे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए हो जाएगा। तो ये जो ब्लू कलर में आपको हेडिंग्स लिखी हुई हैं, ये क्या है? ये बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट हम लेते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट देखिए क्या लिखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज प्रॉब्लम्स ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड आपको कौन सा ध्यान रखना है? यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है?
माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ में इंडिविजुअल को, है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ में आपको कौन सा वर्ड मेनली कंसंट्रेशन देना है, कौन सा ध्यान रखना है, इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल, अ हाउस होल्ड, अ फर्म और एन इंडस्ट्री, ठीक है। आगे क्या लिखा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज प्रॉब्लम्स ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। तो अब देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए क्या वर्ड लिख रहा है, ये इकोनॉमी एज अ होल की ये बात कर रहा है, इकोनॉमी एज अ होल की बात कर रहा है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो बेसिस ऑफ स्टडी है और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिस ऑफ स्टडी है, दोनों का बेसिस ऑफ स्टडी स्कैरसिटी एंड चॉइस है। प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस इज द सेम study, but in the microeconomics we will study that choice and problem of scarcity at the level of an individual, and in the macroeconomics we will study the problem of scarcity and choice at the level of economy as a whole. आप में से क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री? यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आपको ये वर्ड नजर आ रहे होंगे दो। इफ एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री? फर्म में और इंडस्ट्री में, माइक्रोफोन इनेबल करके बोलिएगा, है ना। आप अगर लिखेंगे तो मुझे नज़र नहीं आएगा, अभी चैट बॉक्स ऑफ है। फर्म और इंडस्ट्री में क्या आप में से किसी को डिफरेंस पता है, या दोनों को हम एक ही मानते हैं? So firm means individual producer, but industry means a group of firm. ग्रुप ऑफ फर्म्स, ठीक है। जो आपने आंसर दिया है इट इज़ 100% एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑलवेज रिमेंबर, कई बार बच्चे क्या मिसकंसेप्ट कर जाते हैं कि फर्म का मतलब तो ट्रेडिंग बिजनेस होगा और इंडस्ट्री का मतलब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा, पर ऐसा नहीं है। फर्म मीन्स अ सिंगल प्रोडक्शन यूनिट और सिंगल ट्रेडिंग यूनिट और सिंगल बिजनेस। ओके, इट मे बी अ ट्रेडिंग यूनिट, इट मे बी अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इट मे बी of any kind, but firm means an individual business, and industry means एग्रीगेट ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ फर्म्स। ये भी एक वर्ड इंपॉर्टेंट मैंने बोला, सिमिलर टाइप्स ऑफ फर्म्स, यानी कि एक कोई एरिया हो, उस एरिया में एक कपड़े की मिल है, दूसरा मेडिसिन की मिल है, तीसरा डेयरी का डेयरी बने हुआ है, मिल्क की डेयरी है। तो क्या उस एरिया में, क्योंकि तीन फर्म्स हो गई, तो क्या हम उसे इंडस्ट्री कह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उस एरिया में अगर एक ही तरह की सारी बिजनेस होंगे, एक ही तरह की सारी फर्म्स होंगे, तब हम उसे इंडस्ट्री बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी सिटी में सिर्फ कपड़े ही कपड़े की मिल हो, जैसे कि राजस्थान में भीलवाड़ा, आप लोग जानते हैं, भीलवाड़ा इज कॉल्ड टू बी अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वाई इट इज नोन एज इंडस्ट्री? बिकॉज वहां पे सारी कपड़े ही कपड़े की मिल होती है, ठीक है। कभी अगर आप फार्मास्यूटिकल के लिए बात करेंगे, फार्मा कंपनीज की बात करेंगे, तो एक तो इसके लिए है आपका चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ इज कंसिडर टू बी अ फार्मा इंडस्ट्री। वहाँ पे जितनी भी मेडिसिन की जितनी कंपनीज हैं वो सारी चंडीगढ़ में उनकी आपको मिलेगा, ठीक है। कभी आप नोएडा की बात करेंगे, इट इज़ टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। आपको जो भी टेलीफोन वगैरह की है, एयरटेल, बीएसएनएल, XYZ, जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, नोएडा इज अ टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, क्योंकि उस नोएडा में, गुड़गांव एंड नोएडा, वहाँ पे सारी की सारी टेलीकॉम कंपनीज हैं। अगर हम बात करें आईटी इंडस्ट्री, बताइए कौन बताएगा मुझे आईटी इंडस्ट्री? कौन सा सिटी या कौन सा? Bangalore. एग्जैक्टली, नाउ यू पीपल आर गेटिंग दैट हाउ द इंडस्ट्री इज जज्ड। जहां पे जिस सिटी में या जिस स्टेट में, जिस एरिया में सेम टाइप ऑफ फर्म्स होती हैं, तब हम उसे इंडस्ट्री बोलते हैं। तो बेंगलोर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दैट इज आईटी इंडस्ट्री कहलाता है। तो आई होप आपको ये फर्म और इंडस्ट्री में डिफरेंस पता रहेगा। तो ये फर्म जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है, और जो इकोनॉमी एज अ होल की अगर हम बात करें, तो इकोनॉमी एज अ होल वो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल हो जाता है। इलस्ट्रेशन आप देख लेना, इलस्ट्रेशन रीड कर लेना, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। अभी हम आते हैं सेकंड पॉइंट, दैट इज इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो वैसे तो अभी हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल में पढ़ा था ना, इकोनॉमिक वेरिएबल्स वही होता है, फिर भी हम देख लेते हैं। देखिए, जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आप कभी अगर उठा के देखेंगे, तो उसमें चैप्टर के नाम आप रिकॉल करो थोड़ा सा। एक हमारा उसमें चैप्टर था डिमांड, एक चैप्टर था सप्लाई, एक था कॉस्ट, एक था आपका रेवेन्यू, ठीक है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना।
आप इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक का इंडेक्स आप रिकॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसमें यही सारे चैप्टर्स के नाम हैं। तो ये सारे वेरिएबल्स कौन से हैं, ये माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक को पढ़ेंगे, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में हमें जो रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं, ये देखेंगे एग्रीगेट डिमांड। डिमांड की जगह क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा। सप्लाई की जगह क्या हो जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगा। यानी कि एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल, जिसमें एक अकेला नहीं है, जिसमें बहुत सारे हैं, उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट। तो जहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड की बात करें, इंडिविजुअल सप्लाई की बात करें, जहाँ कंज्यूमर्स डिमांड या प्रोड्यूसर सप्लाई की बात करें, तो वो तो माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं। और जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड का क्या मतलब है, द डिमांड ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई का क्या मतलब है, द सप्लाई ऑफ इन द इकोनॉमी एज अ होल, वो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको बता, मीन्स एक वेरिएबल मैं बोलूंगा, आपको ये बताना है कि क्या वो वेरिएबल माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है या मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। सिर्फ आपको ये बताना है, यू जस्ट हैव टू नेम इट वेदर इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल और माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। ठीक है। और आंसर कौन देगा, जो इतनी देर से शांत बैठे उनसे मुझे आंसर चाहिए। या तो तन्वी आंसर देगी या फिर पूजा आंसर देगी, और अपने नाम के साथ बोलना। ठीक है, आपकी आवाज़ में दोनों की अभी पहचानता नहीं हूँ इस वजह से। जी, क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है, नेशनल इनकम। बताइए, नेशनल इनकम माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है या मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। सर मैक्रो। नाम भी तो बोलना था आपको अपना साथ में। पूजा। जी, क्या है कि आपकी आवाज़ अभी मैं पहचानता नहीं हूँ, तो बिना नाम के, देखिए बॉयज़ का तो दिक्कत ही नहीं है, चार में से एक ही बॉय है, तो वो आवाज़ एकदम से पता चल जाती है कि ये कौन बोला होगा। ठीक है, और शिल्पा की आवाज़ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तो इसलिए आप दो चार बार आप लोग बोल लेंगे तो मुझे आप लोगों की आवाज़ भी ध्यान हो जाएगी। खैर, आपने नेशनल इनकम को अगर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल बोला है तो वो बिल्कुल सही है आंसर आपका। और इससे भी ज़्यादा अगर आपको याद करने हो दो चार और नाम के मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में क्या हो सकता है, तो आप कुछ मत करना, आप अपने बुक का इंडेक्स निकाल लेना, और उस इंडेक्स में जितने भी नाम लिखे हुए हैं ये सारे के सारे आपके मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल हो जाएंगे। देखिए, इंडेक्स में चैप्टर नंबर 3 लिखा है नेशनल इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल था। ठीक है। बैंकिंग सेक्टर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल हो जाएगा। मनी सप्लाई, चैप्टर चैप्टर नंबर 5 जो मनी है ना, मनी चैप्टर में हम पढ़ेंगे मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। और चैप्टर नंबर 8 शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, डेफिशिएंट डिमांड एक्सेस डिमांड, गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, जितने चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, ये इसमें से कोई भी एक नाम आप लिख सकते हो, ये सारे के सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं। और इसी की जगह माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स अगर लिखने की जरूरत पड़े, तो अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक उठाना और उसमें जो चैप्टर्स के नाम है वो चैप्टर के नाम लिख देना, वो आपके माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इजी तरीका बता रहा हूँ आपको याद करने का। बाकी तो अभी हम पढ़ेंगे तो वैसे भी याद भी रहने लग जाएंगे, जरूरी नहीं है कि सारे आपको को इंडेक्स ही रटना पड़े। चलिए, तो दो पॉइंट मैंने आपको बता दिए, सबसे पहला था बेसिस ऑफ स्टडी और दूसरा था इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 3 पे, डिफरेंस पढ़ रहे हैं हम, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक एजेंट्स, थर्ड पॉइंट है, हु आर द इकोनॉमिक एजेंट्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड हु आर द इकोनॉमिक एजेंट्स इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए क्या लिखा है, इकोनॉमिक एजेंट्स रिफर्स टू, सबसे पहले तो ये समझे कि इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक एजेंट होता क्या है। इकोनॉमिक एजेंट्स रिफर्स टू द इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस हु टेक इकोनॉमिक डिसीजंस। तो जो डिसीजन लेने वाले, लाइक आपके घर में डिसीजन कौन लेता है, आपके फादर हैं, आपके पापा हैं, आपके मम्मी हैं, वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है। और स्कूल में डिसीजन कौन लेता है, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, वो डिसीजन लेते हैं, इस तरह से। तो एक इकॉनमी में डिसीजन कौन ले रहा है, या किसी स्टेट में डिसीजन कौन ले रहा है, इस तरह से बात आ रही है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हु टेक्स द मेजर डिसीजंस एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हु टेक्स द मेजर डिसीजंस, वो बात आ रही है। इकोनॉमिक एजेंट्स किसको बोल रहे हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स रिफर्स टू द इंडिविजुअल्स और द इंस्टीट्यूशंस हु टेक इकोनॉमिक डिसीजंस। इकोनॉमिक डिसीजंस किस तरह के होते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन में आता है कंजम्पशन कितना होगा, प्रोडक्शन कितना होगा। ये याद रखिएगा, हो सकता है आप में से किसी को कुछ को ध्यान ना हो, दैट इकोनॉमिक डिसीजन का मीनिंग क्या होता है। इकोनॉमिक डिसीजन का मीनिंग होता है क्या, कंजम्पशन कितना किया जाए, प्रोडक्शन कितना किया जाए।
इन्वेस्टमेंट कितना होगा, एंड वन मोर इज देयर, दैट इज आई स्किप्ड, प्रोडक्शन कंजम्पशन एक्सचेंज कितना होगा, ठीक है, प्रोडक्शन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज, ये होते हैं इकोनॉमिक डिसीजन. सो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स इंक्लूड्स कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, ठीक है, यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करना हो तो वो कैसे डिसाइड होती है, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर के बेसिस पे, यानी कि मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करते हैं प्राइसेस को. अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी, अगर मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइसेस कम हो जाएंगी. सो कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर इंडिविजुअली डिसाइड देयर prices in the market, ठीक है. इकोनॉमिक एजेंट इंक्लूड्स कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर इन द इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स. They focus on the maximization of personal gains, institutional personal gains. बस यहाँ पे आपका माइक्रो का खत्म हो गया, ठीक है. Then institutional economic units include state or statutory bodies like RBI, SEBI, TRAI. They focus on the maximization of social welfare. At the micro level, economic decisions are taken largely on the individual economic agents, individual economic agents, while at the macro level, institutional agents play a significant role. थोड़ा सा मैं बोलने में आज डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो आप लोगों को हो सकता है समझने में दिक्कत आ रही होगी, तो आप जस्ट फॉरगिव मी फॉर दैट. मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि मुझे ही समझ में नहीं आया तो आपको कहाँ से आया होगा. देखिए, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको क्या याद रखना है, ये वाला पॉइंट है ना, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा. माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, इकोनॉमिक डिसीजन किस तरह के, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज, वो कौन लेता है, वो कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर लेते हैं, ठीक है. उसके अलावा मैंने दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिसीजन है वो कौन लेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिसीजन लेगा आरबीआई, सेबी एंड ट्राई, ठीक है. ये है जो ऑरेंज में मैंने अंडरलाइन किया है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिसीजन लेने वाले इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, और जो रेड में मैंने अंडरलाइन किया है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिसीजन लेने वाले मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट हैं. जब भी इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स डिसीजन लेते हैं तो वो अपने इंडिविजुअल वेलफेयर को या फिर इंडिविजुअल गेन्स को कॉन्सेंट्रेट करते हैं. लाइक एक प्रोड्यूसर कोई भी डिसीजन लेता है तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करता है, एक कंज्यूमर कोई भी डिसीजन लेता है तो वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन पे फोकस करता है. कंज्यूमर को किसी को मतलब नहीं होता है कि मैं किसी चीज़ को कंज्यूम करूंगा या मैं कोई अपनी इनकम को सेव करूंगा या कुछ भी ऐसे चीज़ों से मेरी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो कभी नहीं सोचता है. मेरे पड़ोसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कभी नहीं सोचता है. पर्सन हमेशा ये सोचता है मैं इस चीज़ को कंज्यूम करूंगा तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा या नहीं. तो कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो, ये सब अपने पर्सनल गेन्स के बारे में सोचते हैं, है ना. ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, पर्सनल गेन्स. देखिए ये ना, ये पर्सनल गेन्स किसके लिए लिखा है, ये लिखा है आपके इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक एजेंट्स के लिए. और जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे, तो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो हमेशा सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए जाते हैं. ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है. ये है, समझ में आ गया आपको पॉइंट नंबर 3, या इसको वापस से मैं एक्सप्लेन करूं? सर आ गया सर. पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं हम, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. एग्रीगेशन का मीनिंग अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्रीगेट वर्ड का मीनिंग बताया था. एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल करना, ठीक है. यानी एक कंट्री में सपोज 4 फर्म्स हैं, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी एंड फर्म डी. एक कंट्री है जिसमें 4 फर्म्स हैं, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी एंड फर्म डी, ठीक है. तो जितनी भी फर्म्स हैं, ऑब्वियसली ईच एंड एवरी फर्म विल प्रोड्यूस सम ऑफ द गुड्स. ऐसा तो हो नहीं सकता फर्म प्रोडक्शन नहीं करे, प्रोडक्शन तो होगा, ठीक है. सो
इंडिविजुअल सबका प्रोडक्शन होता है। फर्म ए का प्रोडक्शन होगा, फर्म बी का प्रोडक्शन होगा, फर्म सी का प्रोडक्शन होगा, फर्म डी का भी प्रोडक्शन होगा, और ये क्या है, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हो गए प्रोडक्शन, ठीक है। बट और प्रोडक्शन का चैप्टर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ेंगे। बट अब मैं फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी और फर्म डी, इन चारों का प्रोडक्शन अगर आपस में कंबाइन कर दूं, इन चारों के प्रोडक्शन को आपस में टोटल कर दूं, तो उसको हम फिर क्या बोलेंगे कि मैंने इनके प्रोडक्शन को एग्रीगेट कर दिया, मैंने इनकी सप्लाई को एग्रीगेट कर दिया। यानी एग्रीगेट का मतलब ही टोटल होता है। तो जब माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा जो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है, डिग्री का मीनिंग जानते हो आप लोग, ये जो वर्ड है ना डिग्री, क्या हुआ भाई, चल, डिग्री का मतलब होता है इंटेंसिटी, किसी चीज का कम होना या ज्यादा होना, है ना। डिग्रीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो प्रोटेक्टर से आप लोग एंगल बनाते थे, 10 डिग्री का एंगल और 30 डिग्री का एंगल और 90 डिग्री का एंगल। तो जितना ज़्यादा, जैसे 90 डिग्री है तो वो ज़्यादा हो गया, फिर उसमें 180 डिग्री है तो और ज़्यादा हो गया, है ना। डिग्री जैसे बढ़ता जाता है, तो डिग्री का मतलब होता है इंटेंसिटी के, कोई चीज़ कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है, वो होता है डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का मतलब है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कम होता है या मैक्रो इकोनॉमिक्स में कम होता है। तो यहाँ पे ये वर्ड आप ये पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स देयर इज अ लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, रेड कलर में लिखा हुआ है, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। यानी किसी चीज को टोटल करना होता है, एग्रीगेशन का मतलब टोटल करना होगा तो बहुत कम, एक दो फर्म्स को आपस में टोटल करेंगे। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, लिखा नहीं इसने, अच्छा सिर्फ डायरेक्टली इसने लिख दिया कंपेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, जबकि इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए लिखा ना लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए हम लिख सकते हैं देयर इज अ वास्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। ये वर्ड आप चाहो तो कहीं लिख लीजिए, इसमें लिखा हुआ नहीं है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। इन द फॉर द मैक्रो इकोनॉमिक्स यू मे राइट डाउन, फॉर द मैक्रो इकोनॉमिक्स यू मे राइट डाउन देयर विल बी अ वास्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। ये किसके लिए है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में वास्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं तो पूरी इकोनॉमी में तो फिर बहुत सारी चीजों को आपस में टोटल करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में वास्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 पे हम आते हैं। क्लास टाइम आउट हो रही है, बस एक पॉइंट नंबर 5 और ले लेते हैं क्या है, और उसके बाद हम ओवर करेंगे आज की क्लास को। डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस, बहुत सिंपल से वर्ड्स में बता देता हूँ। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे स्टडी करते हैं, यानी जब हम एक इंडिविजुअल के लेवल पे स्टडी करते हैं, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे कंट्री के जो वेरिएबल्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, वो कांस्टेंट हैं। और जब हम पूरी कंट्री की स्टडी करते हैं तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट हैं। अज्यूम का मीनिंग आप जानते होंगे, अज्यूम का मतलब होता है किसी चीज को सपोज करना, किसी चीज को लेट करना कि ऐसा ही होगा, जबकि ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि जब आप इंडिविजुअल डिमांड को स्टडी कर रहे हो या इंडिविजुअल सप्लाई को स्टडी कर रहे हो, तो आप ये मान के चलते हो कि हमारी पूरी कंट्री का जो प्रोडक्शन है वो तो फिक्स है, टोटल प्रोडक्शन तो इतना ही होगा हमारा। ठीक है, इसी तरह से जब आप नेशनल इनकम को स्टडी करते हो तो आप ये मान लेते हो पर कैपिटा इनकम आता है। नेशनल इनकम को जब हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा इनकम आ जाता है। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के बाद में कि जो इंडिविजुअल हैं, एवरी इंडिविजुअल की पर कैपिटा इनकम इतनी होगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। फ्यू पीपल बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन एंड फ्यू पीपल आर सो मच रिच दैट दे जस्ट प्ले इन बिलियंस ऑफ रुपीज। तो एक्चुअली ऐसा होता है क्या कि नेशनल इनकम, अगर किसी कंट्री की नेशनल इनकम 1 लाख रुपीज है और उस कंट्री में अगर 1 लाख सिटीजन्स हैं, तो क्या हर पर्सन की 1 रुपये इनकम होगी? ऐसा हो सकता है क्या? पर कैपिटा इनकम ऐसा होगा ही नहीं। कुछ की हो सकता है 0 इनकम भी होगी, किसी की माइनस भी हो सकती है, और किसी की 2 रुपीज़ भी हो सकती है, किसी की 3 रुपीज़ भी हो सकती है। हम तो ये अज्यूम कर लेते हैं
जब हमने नेशनल इनकम को स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल को, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल जो हमारा है पर कैपिटा इनकम वो सबका कांस्टेंट होगा, इक्वल आएगा। इसी तरह से जब माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक को कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं, ये ध्यान रखना है बस, है ना। माइक्रो को स्टडी करते समय मैक्रो कांस्टेंट रहेगा और मैक्रो को स्टडी करते समय माइक्रो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब नो चेंज, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने डिस्कस किए आप लोगों के साथ में। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स विल बी डिस्कस्ड बाय टुमारो। 6 और 7 दो ही पॉइंट्स बच रहे हैं वैसे तो, नहीं आगे और है, पॉइंट नंबर 8 भी है, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, ठीक है जी। अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।